Hello students, we were studying about the chapter Women's Health, which is the last chapter of our book Pharmacotherapeutic, and we have already completed our first topic PCOS, Polycystic Ovary Syndrome. Now the second topic is dysmenorrhea. Dysmenorrhea means basically menstrual cramp. Menstrual cramp. As I have already told you in previous video, what is menstruation, what is period, menstrual cycle, मैंने आपको सब बताया था. तो menstrual cramp means cramps और pelvic area में pain, pelvic pain during the menstruation, यानी periods के during cramps या फिर pelvic pain होना क्या होता है, डिसमेनोरिया. ओके, अब ये नॉर्मल पेन या नॉर्मल क्रैम्प्स तो होते हैं, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा होते हैं यानी अनबियरेबल होते हैं तो वो क्या होती है, एक डिजीज़ हो जाती है. ठीक है, इसका रीज़न क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग की वजह से, यानी पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग की वजह से, या फिर क्लॉट्स, ब्लड के साथ में क्लॉट्स अगर है तो उसकी वजह से भी पेन होता है, या फिर इन्फ्लेमेशन, यूट्रस में अगर इन्फ्लेमेशन है, या फिर ओवर ग्रोथ है टिश्यूज़ की, सेल्स की, तो उसकी वजह से क्या होते हैं, क्रैम्प्स होते हैं. जब पीरियड्स होते हैं यानी मेंस्ट्रुएशन होता है, जब ब्लीडिंग होती है उस ड्यूरिंग क्या होते हैं, क्रैम्प्स होते हैं. पेल्विक एरिया में पेन होता है, बैक पेन, थाई पेन, इस तरह के पेन होते हैं. ये सारे सिम्टम्स किस में आते हैं, डिसमेनोरिया में. तो डिसमेनोरिया मीन्स क्या हो गया, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स. अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में हम देख सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया, पेल्विक पेन, और क्रैम्प्स, हैवी ब्लीडिंग की वजह से डलनेस हो जाती है यानी बॉडी में वीकनेस आ जाती है, नॉजिया, और वीकनेस की वजह से डिजीनेस यानी चक्कर आना. ठीक है, और अगर हम बात करें बैक पेन और थाई में भी क्या होता है, पेन होने लगता है, यानी टोटली वीकनेस होती है पीरियड्स के ड्यूरिंग, उसे हम बोलते हैं डिसमेनोरिया. यानी क्रैम्प्स के साथ में, पेल्विक पेन के साथ में बॉडी में वीकनेस आने लगती है, बॉडी में पेन होने लगता है, नॉजिया, डिजीनेस टाइप की हमें सिम्टम्स देखने मिलते हैं. तो ये सारे किस में आते हैं, डिसमेनोरिया में. तो डिसमेनोरिया की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो क्या है, डिसमेनोरिया इज क्रैम्प और पेल्विक पेन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन. ओके, तो ये तो हो गया डिसमेनोरिया की डेफिनेशन. और सिम्टम्स की बात करें तो यही पेन और डलनेस, वीकनेस, डिजीनेस, इस टाइप के सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं. नाउ आफ्टर द सिम्टम्स एंड डेफिनेशन ऑफ डिसमेनोरिया, इटियोपैथोजेनेसिस. इटियोपैथोजेनेसिस में क्या है, कौन कौन से कॉजेज़ है जिसकी वजह से डिसमेनोरिया होता है और उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है. तो अगर हम कॉजेज़ की बात करें तो सबसे पहले हार्मोन्स की बात आती है, यानी हार्मोन्स का अगर सीक्रेशन ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से क्रैम्प्स होते हैं. इसमें सबसे पहला हार्मोन जो रिस्पॉन्सिबल है वो है प्रोस्टाग्लैंडिन, जिसे हम पीजी भी बोलते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन. प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल इंक्रीज होने की वजह से कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि ये यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है ब्लीडिंग के ड्यूरिंग, यानी मेंस्ट्रुएशन के ड्यूरिंग यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प कौन करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन. नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन जरूरी है मेंस्ट्रुएशन के लिए, लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है तो वो क्या होगा, क्रैम्प बन जाएगा. तो प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल इंक्रीज होने की वजह से भी डिसमेनोरिया होता है. इसके अलावा सेकंड रीज़न अगर हम देखें तो वो है यूटेराइन फाइब्रोसिस, यानी यूट्रस में जो सेल्स होती है उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, उसकी वजह से भी क्रैम्प्स आते हैं, उसे हम बोलते हैं यूटेराइन फाइब्रोसिस. इसके बाद जो थर्ड है वो है एंडोमेट्रियोसिस. इसमें क्या होते हैं, जो यूट्रस के टिश्यूज़ होते हैं उनकी ग्रोथ ज़्यादा होने की वजह से
क्रैम्प्स आते हैं, इसे बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। इसके बाद जो फोर्थ है वो है एडिनोमायोसिस। इसमें जो यूट्रस से जो टिश्यू है वो ग्रोथ करके मस्कुलर वॉल में जाने लगते हैं, यानी मस्कुलर वॉल तक ग्रोथ होने लगती है टिश्यूज की, उसे हम बोलते हैं एडिनोमायोसिस। यानी हार्मोन्स इंक्रीज होना, यूटेराइन फाइब्रोसिस यानी सेल ग्रोथ, एंडोमेट्रियोसिस टिश्यू ग्रोथ, एडिनोमायोसिस मीन्स मस्कुलर वॉल तक ग्रोथ होना टिश्यूज की। इसके बाद में है पेल्विक इन्फ्लेमेशन। पेल्विक इन्फ्लेमेशन भी इसका रीज़न हो सकता है, यानी पेल्विक एरिया में इन्फ्लेमेशन की वजह से भी मेंस्ट्रुअल क्रैम्प होते हैं। ओके, हैवी ब्लीडिंग इसका रीज़न हो सकता है, मैंने अभी आपको बताया था, हैवी ब्लीडिंग की वजह से, या इरेगुलर ब्लीडिंग, स्मोकिंग, ये रीजंस हो सकते हैं डिस्मेनोरिया या फिर मेंस्ट्रुअल क्रैम्प के, यानी क्रैम्प आने के रीजंस हो सकते हैं। ओके, तो ये है कॉजेज, इटियोपैथोजेनेसिस में ये कॉजेज है। अब अगर इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो पैथोफिजियोलॉजी में देखो, जो मैंने आपको बताया था कि इस तरह से हमारा यूट्रस होता है, जहाँ से क्या होता है, ये जो वॉल है ये कॉन्ट्रैक्ट होती है और ब्लीडिंग होती है, ठीक है, इस पोर्शन से। तो अब ये है यूट्रस, इसकी जो वॉल है इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, इस कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोस्टाग्लैंडिन। ये कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है अपने आप को ताकि इसकी लाइनिंग जो है वो क्या हो सके, एक्सपेल हो सके। वो लाइनिंग एक्सपेल होगी जिसकी वजह से क्या होगी, ब्लीडिंग होने लगेगी, ठीक है। तो यूट्रस क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि ब्लीडिंग हो, रिलैक्स हो और फिर क्या हो, यहाँ से ब्लड डिस्चार्ज होता है। अब ये कॉन्ट्रैक्शन, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन जरूरी है ब्लीडिंग के लिए यानी डिस्चार्ज के लिए, बट एक्सेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और किसकी वजह से, हार्मोन्स के लेवल को इंक्रीज होने की वजह से, प्रोस्टाग्लैंडिन के इंक्रीज होने की वजह से या फिर किसी भी अदर रीजन की वजह से एक्सेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन वो क्या करता है, क्रैम्प फॉर्म करता है, वो फॉर्म करता है क्रैम्प। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन जरूरी है ब्लीडिंग के लिए, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्शन अगर एक्सेस में होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, इसकी वजह से क्या होते हैं, क्रैम्प्स आते हैं और पेल्विक पेन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और ये नॉर्मल पेन हर मेंस्ट्रुएशन में होता है, लेकिन एक्सेस ऑफ पेन इज डिस्मेनोरिया। ओके, तो ये है इसकी इटियोपैथोजेनेसिस, ये कॉजेज हो गए, और ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी हो गई, एक्सेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज ऑफ एक्सेस प्रोस्टाग्लैंडिन। ओके, नाउ आफ्टर द इटियोपैथोजेनेसिस, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। अगर डायग्नोसिस की हम बात करें तो डायग्नोसिस के लिए यहाँ पे नॉर्मल सिम्टम्स के थ्रू, या फिर अगर हम ये सेल ग्रोथ या टिश्यू ग्रोथ का पता लगाएंगे तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन, या फिर अदर इमेजिंग के लिए एमआरआई, ठीक है। इस तरह से हम टिश्यूज़ की ग्रोथ का पता लगाते हैं, या सेल ग्रोथ का पता लगाते हैं, या फिर हम क्लॉट्स का पता लगाते हैं, ठीक है। तो डायग्नोस करने के लिए हम ये इस तरह से तरीके कर सकते हैं। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प में सबसे ज़्यादा क्या होता है, इसमें पेन होता है, तो पेन को रिलीव करने के लिए हम पेन रिलीवर्स देते हैं, जिसमें एग्जाम्पल है आइबुप्रोफेन और नैप्रोक्सेन सोडियम, जो कि बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है किसी भी पेन को रिलीव करने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो हमने पीसीओएस में भी यूज़ किए थे, और अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है टिश्यूज़ या सेल की, तो सर्जरी करनी होती है, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट में पेन रिलीवर्स मेन है, इसमें आइबुप्रोफेन और नैप्रोक्सेन, जो क्या करते हैं, पेल्विक पेन या फिर जो क्रैम्प्स में पेन हो रहा है उसे रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ये है इसका ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस। नाउ आफ्टर द डिस्मेनोरिया, द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम मीन्स जो मेंस्ट्रुएशन से पहले, बिफोर द मेंस्ट्रुएशन,
जो सिम्टम्स हमें शो होते हैं, जो प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में आती है, उसे हम बोलते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। मीन्स जब मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होता है, जब ब्लीडिंग होने लगती है, उससे पहले, उन डेज से पहले जो सिम्टम्स फीमेल में शो होते हैं, जो प्रॉब्लम्स फीमेल फेस करती है, उसे हम बोलते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। इसमें इंक्लूड हो सकते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जिसे हम बोलते हैं PMS। इट इंक्लूड्स mood swings, fatigue, depression और फूड क्रेविंग, यानी बहुत ज़्यादा भूख लगना। ओके, इस तरह के हम सिम्टम्स को हम इंक्लूड कर सकते हैं PMS में। तो ये इंक्लूड होते हैं जो किससे होते हैं, मेंस्ट्रुएशन से पहले शो होते हैं, और इन सिम्टम्स को हम बोलते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। ओके, अगर हम इसकी कॉजेज़ की बात करें तो ये हार्मोनल फ्लक्चुएशन की वजह से होता है। ठीक है, हार्मोनल फ्लक्चुएशन की वजह से होता है, यानी हार्मोन्स अप एंड डाउन होते हैं, हार्मोन्स का लेवल इंक्रीज और डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है, पीरियड्स होते हैं, और उन्हीं की हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमारी बॉडी में ये साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें मूड स्विंग्स, फैटिक, डिप्रेशन, कुछ भी अच्छा नहीं लगना, या फिर कंसंट्रेशन पुअर होना, नींद नहीं आना, हेडेक, इंसोम्निया, ये सब चीज़ें किस में आती हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में आती हैं। और अगर हम सेपरेटली सिम्टम्स की बात करें या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें, तो PMS में सिम्टम्स होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, मूड स्विंग्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, हेडेक, इंसोम्निया, पुअर कंसंट्रेशन, ओके, nausea, headache, constipation एंड डायरिया। ठीक है, इस तरह के सिम्टम्स शो होते हैं PMS में, यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में। ओके, अब इनके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं वो देखते हैं। आफ्टर द सिम्टम्स एंड डेफिनेशन, कॉजेज़ की अगर हम बात करें तो PMS यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का कॉज क्या हो सकता है। इसके कॉजेज़ मैंने आपको बताया, हार्मोनल फ्लक्चुएशन। हार्मोनल्स में क्या, हार्मोन्स में क्या होता है, अप एंड डाउन बहुत चेंजेस होते हैं, ये फ्लक्चुएशन की वजह से इस तरह के सिम्टम्स हमें शो कर होते हैं। इसके अलावा केमिकल चेंजेस इन ब्रेन, केमिकल चेंजेस इन ब्रेन, जिसमें स्पेशली जो न्यूरोट्रांसमीटर है सेरोटोनिन, जो रिस्पॉन्सिबल है मूड के लिए। ठीक है, हमारे मूड को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है सेरोटोनिन। उस सेरोटोनिन के इम्बैलेंस की वजह से, यानी केमिकल चेंजेस की वजह से ब्रेन में ये सिम्टम्स हमें शो होते हैं, और हमारा मूड क्या होता है, फ्लक्चुएट होता है। इसके अलावा अगर आपको कोई स्ट्रेस है, या आप डिप्रेशन में हो, डिप्रेस हो, तो भी इस तरह के सिम्टम्स आपको शो होते हैं। टेंशन, एंजाइटी या स्ट्रेस है, कोई रीज़न है, तो उसकी वजह से भी इस तरह के सिम्टम्स आपको शो हो सकते हैं, यानी मेंस्ट्रुएशन से पहले आपको इस तरह के सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हार्मोनल फ्लक्चुएशन या फिर केमिकल चेंजेस, जिसमें स्पेशली सेरोटोनिन रिस्पॉन्सिबल है, और स्ट्रेस और डिप्रेशन, ये कॉजेज़ है PMS के। नाउ आफ्टर द कॉजेज़ एंड सिम्टम्स, ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट कैसे करेंगे प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम यानी PMS का। PMS को डायग्नोस करने के लिए यही सिम्टम्स को हम चेक करते हैं। इसके अलावा हार्मोनल जो हार्मोनल बैलेंस है वो चेक करते हैं, हार्मोनल लेवल चेक करते हैं बॉडी में, कि हार्मोन्स का लेवल जो इतना होना चाहिए सफिशिएंट वो है या नहीं। ओके, तो इम्बैलेंस हार्मोन से हम पता लगा सकते हैं, यानी ब्लड टेस्ट करके। अब ट्रीटमेंट की बारी, तो ट्रीटमेंट में हम कौन से ड्रग्स यूज़ करते हैं PMS को ट्रीट करने के लिए। तो इसमें सबसे पहले मैंने आपको जो सिम्टम्स में बताया था, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, एंजाइटी,
तो एंटी डिप्रेसेंट्स यूज़ होते हैं, जिसमें स्पेशली है SSRI। मैंने अभी आपको बताया था कि केमिकल इम्बैलेंस ब्रेन में और स्पेशली सेरोटोनिन, तो सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, ये ड्रग्स यूज़ होते हैं एंटी डिप्रेसेंट के फॉर्म में। इसके अलावा सेटालिन और पैरोक्सिटिन ये यूज़ होते हैं एंटी डिप्रेसेंट की फॉर्म में PMS को ट्रीट करने के लिए। NSAIDs की बात करें तो आइबुप्रोफेन एंड नेप्रोक्सिन अगेन जो हमने यूज़ किए हैं वही यहाँ पे यूज़ होते हैं। और डायूरेटिक्स इसीलिए क्योंकि कॉन्स्टिपेशन और डायरिया जैसी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इसमें स्पायरोनोलैक्टोन यूज़ होते हैं डायूरेटिक्स की फॉर्म में। इसके अलावा हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो हमने ऑलरेडी यूज़ किए हैं, जो प्रीवियस डिजीज़ थी वीमेंस हेल्थ में, वैसे ही हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यहाँ पे भी यूज़ होंगे, ठीक है। तो ये जो मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम्स है उसमें सब में कॉमन होते हैं हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड NSAIDs, ये आपको हर डिजीज़ में मिलेंगे। तो एंटी डिप्रेसेंट्स, NSAIDs, डायूरेटिक्स और हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ये डिजीज़ को क्योर करने के लिए यूज़ होते हैं। कौन सी? प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। ओके, यहाँ पे हमारा PMS कंप्लीट होता है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। And now we have completed our last chapter, women's health, and our book pharmacotherapeutic is completed too. Okay, all the best for your future. Thank you.